नमस्कार। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम श्री अशोक चव्हाण सहित 41 लोग जो है राज्यसभा पहुंच चुके हैं। दरअसल आने वाली 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, तो ऐसे में 41 निर्विरोध जीत चुके हैं। शेष 15 सीटों के लिए वोटिंग होगी। तो इसी क्रम में आजकल राज्यसभा काफी चर्चाओं में है, तो आज हम राज्यसभा को एक नजर में जानने की कोशिश करेंगे। संसद कोई लोकसभा या राज्यसभा का ही मामला नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग माने गए हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा इसको प्रथम सदन या फिर एक तरह से निचला सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा इसको अपर हाउस या फिर उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसके बाद फिर तीसरा अंग है राष्ट्रपति। कहने का मतलब है कोई भी आज जो हम कानून या विधि देखते हैं वो पहले संसद के दोनों सदनों में उसके लिए विधेयक लाया जाता है। यहां से विधेयक पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देते हैं और उसके बाद वो लास्ट में विधि या कानून बनता है। तो इस संसदीय व्यवस्था में आज हम केवल राज्यसभा की बात करने जा रहे हैं। राज्यसभा जिसको स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा के हम देखते हैं हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसका विघटन होता है, फिर नई लोकसभा का गठन होता है। जो आजकल अभी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो इसका नए तरीके से गठन होगा। लेकिन राज्यसभा के मामले में ये कभी भी विघटित नहीं होती, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य यानी कि लगभग 33% सदस्य इसके हर 2 साल के बाद संसद में आते हैं। अभी हाल ही में जैसे 56 सदस्य राज्यसभा में आने हैं, तो इसी तरह से हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य आते रहते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, यानी कि राज्यसभा में जो सांसद होते हैं, ये 6 साल के लिए इसके सदस्य होते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की संरचना या इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है, यानी कि 238 इलेक्टेड मेंबर्स और 12 नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जो 238 इलेक्टेड होते हैं ये राज्यों और इसमें जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, यहाँ से इलेक्ट होके आते हैं। और इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं जिनको राष्ट्रपति नाम निर्देशित करते हैं, वो जैसे साहित्य है, कला है, संस्कृति है या फिर समाज सेवा, इन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। इस तरह का संविधान में प्रावधान किया गया है। अगर बात करें मौजूदा स्थिति की, तो अभी 250 मेंबर नहीं है बल्कि 245 सदस्य हैं। इसमें 233 राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा 12 को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अब सवाल आता है कि राज्यसभा में राज्यों का या जो यूनियन टेरिटरीज है इनका कितना कितना हिस्सा होना चाहिए, यानी सीटों के आवंटन की बात। तो इसके लिए संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। अगर हम अमेरिका वाली व्यवस्था से तुलना करें अपनी, तो पाते हैं कि जैसे अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है अपर हाउस, वैसे ही वहां पर सीनेट को बोलते हैं। तो वहां के सीनेट में टोटल 100 मेंबर हैं। वहां के 100 मेंबर वो 50 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वहां पे कोई अगर अलास्का की तरह बड़ा राज्य है तो भी उसके 2 ही मेंबर हैं, और अगर कोई छोटा राज्य है तो भी उसके 2 ही मेंबर सीनेट में। हमारे यहाँ ये सारी व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर की गई है। दरअसल अगर उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है तो उसके लिए 31 सीटें, त्रिपुरा के लिए 1 सीट है। इस तरह से अलग अलग तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। संविधान ने कुछ योग्यताएं तय की हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो या फिर मानसिक तौर पर दिवालिया पागलपन जैसी स्थिति ना हो। ये संविधान द्वारा तय योग्यता है। इसके अलावा संसद ने भी तय किया है। संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस तरह की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन तय की है। अब असली मुद्दे पर आते हैं, यानी राज्यसभा सांसद की वोटिंग कैसे होती है। तो इनकी वोटिंग जो राज्यों में इलेक्टेड एमएलए होते हैं वो करते हैं, नॉमिनेटेड इसमें नहीं आते। इसके अलावा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत के द्वारा इनका वोट होता है, यानी जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है उसके जरिए। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के महत्व की कि राज्यसभा आखिर जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला तो इसका संघीय महत्व है। जहां लोकसभा में हम देखते हैं कि हम प्रत्यक्ष तौर पर अपना सांसद चुनते हैं, हम उसको वोट करते हैं, और वहीं राज्यसभा में जो हमारे राज्य हैं और जो संघ शासित प्रदेश हैं, तो इन संघ शासित प्रदेशों के राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो ये एक तरह से
राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा का विशेष महत्व है। कुछ कुछ संशोधनों में तो राज्यसभा लोकसभा के अलावा आधे या अधिक राज्यों को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 249 को अगर हम देखें तो राज्य सूची का अगर कोई विषय ऐसा हो जिस पर राज्यसभा को लग रहा हो कि इस पर कानून बनाया जाना चाहिए तो इसके लिए वो संसद को अधिकृत कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 312 जो अखिल भारतीय सेवाएं, इस समय 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा। इनके अलावा अगर राज्यसभा को लगता है कि किसी अखिल भारतीय सेवा की और जरूरत पड़ रही है तो वो इसके लिए संसद को अधिकृत करती है कि इस पर भी जो है वो विचार करे, कानून बनाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।